बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो बड़ी अहम खबरें जहाँ से शुरू करते हैं। एक तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं। मैंने रात को ये खबर ब्रेक की थी ट्विटर पे और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे ये खबर आना शुरू हो गई और तस्दीक भी की है इसकी फ़ारूक हबीब ने, जो साबिक वज़ीर इत्तलात और इसमें स्टेट मिनिस्टर थे वो, और उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है क्योंकि उनका हल्का भी वही है जिस जगह से ये खबर आई है। खबर बड़ी मज़ेदार है। वो ये है कि जिन लोगों ने मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी वहाँ पे हुकूमती जब वफ़द गया था मस्जिद नबी के बाहर, जिन लोगों ने नारेबाजी की थी उनमें से 7 अफराद अब तक गिरफ़्तार हैं। उन 7 अफराद में से 2 आदमियों के बारे में बड़ी ख़ास खबर आई। अब मुबैना तौर पे ये बंदे कौन हैं, ज़रा मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। सऊदी अरब ने नून लीग के आबद शेर अली के ख़ास साबका चेयरमैन, यानी चेयरमैन रह चुके हैं पहले PMLN के, और सिटी मेयर के उम्मीदवार, यानी ना सिर्फ चेयरमैन रह चुके हैं बल्कि सिटी मेयर के उम्मीदवार भी हैं PMLN की जानिब से, और चौधरी शेर अली के बिजनेस पार्टनर भी हैं यही शख्स। इनका नाम है ख्वाजा रिजवान। ख्वाजा रिजवान के भाई को, जिनका नाम है लुकमान वल्द इकराम, कौम कश्मीरी बट, इनके भाई को लुकमान को, और अंसर वल्द ख्वाजा इमरान जो इनका भतीजा है उसको, इन 2 लोगों को मदीना शरीफ वाले वाक़े के ऊपर गिरफ्तार किया है। ज़रा दोबारा सुन लें। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने मुबैना तौर पे जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से 2 लोगों का पता चल गया है। वो 2 लोग वो हैं जो आबिद शेर अली साहब के वालिद के बिजनेस पार्टनर मुबैना तौर पे, और साबका चेयरमैन और सिटी मेयर के उम्मीदवार PMLN के। उनका एक भाई है जिसका नाम है लुकमान, और उनका एक भतीजा है जिसका नाम है अंसर। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी जो रिहाइश है वो गुरुनानकपुरा गली नंबर 2 इनकी रिहाइश है, वहाँ के रहने वाले हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया सऊदी अरब ने। इनको छुड़वाने के लिए जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी कौंसलेट है उसके साथ रब्ता भी किया गया है शरीफ ख़ानदान की जानिब से। मैंने चंद दिन पहले आपको कहा कि 2 बंदे ऐसे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, और आबिद शेर अली को और सलमान शहबाज को, उनको इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी, और वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी वहाँ पे जो सफारती अमला है उसके ज़रिए से कि कुछ भी करें और इन 2 लोगों को छुड़वाएं। लेकिन ये 2 लोग नहीं छूट रहे क्योंकि मुबैना तौर पे इन लोगों ने इनिशिएट किया था उस सारे मामले को। अगर आप मरियम औरंगज़ेब की तस्वीर देखें तो एक तस्वीर में जब आप बहुत करीब जाते हैं तो जब उनके ऊपर नारेबाजी हो रही है तो आम तौर पे आदमी बहुत बदमज़ा होता है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब मुस्कुरा रही हैं कुछ लोगों को देख कर। तो अब ये एक नई कहानी बन रही है और ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मरियम औरंगज़ेब ने ख़ुद अपने साथ ये सब कुछ करवाया, जानबूझकर रियासत मदीना वाला इशू उठाया, जानबूझकर वहाँ मदीना की रियासत में उस जगह पे जाकर उस सरज़मीन के ऊपर अपने ख़िलाफ़ नारे शुरू करवाए, और जब नारे शुरू हो तो फिर सब लोग लगाते हैं, और फिर जब वहाँ पे एक माहौल बन गया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में पर्चे करवा दिए, शेख रशीद का भतीजा गिरफ्तार कर लिया, और फिर तौहीन मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया जिसको फिर एस्टेब्लिशमेंट ने बाद में रोका मुदाखलत करके। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता अब सामने आया है और ये इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर हुकूमत डिनाई करना चाहती है तो कर दे, लेकिन ये बंदे पकड़े गए हैं मेरी जो इतला है इस वक्त उसके मुताबिक, और इन बंदों को छुड़वाने के लिए PMLN की जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वो कोशिश भी कर रही है। दूसरी खबर, मरियम औरंगज़ेब जो हमेशा ये कहती रही हैं कि कुछ भी हो जाए पीका ऑर्डिनेंस को हम नहीं मानते। शहबाज शरीफ जिन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, और बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, राणा सनाउल्लाह जिन्होंने पीका ऑर्डिनेंस की मुखालफत की, इन सब लोगों ने मिलकर मीडिया के लिए ज़मीन तंग करना शुरू कर दी है और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पहली इंतकामी कार्रवाई का ये एक नोटिस मौजूद है, बाकायदा कानूनी कार्रवाई की गई है समी इब्राहिम के ख़िलाफ़। समी इब्राहिम ने आज से चंद दिन पहले कुछ सवालात उठाए थे जनरल बाजवा साहब के हवाले से, और उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ने इन सारी जमातों को इकट्ठा किया है और इस वजह से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है। तो अब इसमें जो है वो एक इंक्वायरी की गई है 296/2022। FIA ने उनको समन कर लिया है और उनको बुला लिया है और उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, और मज़े की बात यह है कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, जो मुकदमा बनाया गया है,
वो सेक्शन 20 ऑफ पीका ऑर्डिनेंस है, यानी पीका का कानून है, उसी के तहत, पीका के कानून के तहत ही उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया एफआईए ने, और उसी की बुनियाद के ऊपर समी इब्राहिम को बुलाया कि आओ आकर इंक्वायरी भुगतो। और इल्जामात क्या लगाए हैं? इल्जामात बहुत सारे लगा दिए उनके ऊपर कि आप पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, खौफ पैदा करना चाहते हैं और इंटिमिडेशन चाहते हैं, फिर आप इनसिक्योरिटी पैदा करना, अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना चाहते हैं, अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान और आर्म फोर्सेस के दरमियान और जनरल पब्लिक के दरमियान। तो आपने जो बात आपने अपने वीलॉग में कही या जो बात आपने कही उससे ये नुकसान हुआ है, आए ज़रा आके अब एफआईए को जवाब दें। तो एफआईए की पहली कार्रवाई इस हुकूमत ने 1 महीना भी नहीं हुआ अभी इनको आए हुए, इन्होंने इनिशिएट कर दी है। अब देखना यह है कि सहाफ़त की आज़ादी के लिए जो लोग कल तक नारे लगाते थे वो लोग अब क्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ समी इब्राहिम ने कुछ सवालात उठाए, उन्होंने तो सवालात उठाए हैं, लेकिन मरियम नवाज़ ने क्या कहा? मरियम नवाज़ ने तो डायरेक्टली मिलिट्री के एक सर्विंग जनरल के ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को डायरेक्टली इल्ज़ामात लगाए कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने ये किया, आपने वो किया, संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए कि आप लोगों ने बगावत और गद्दारी कर दी है पाकिस्तान के साथ, इस किस्म का तासुर बना दिया पाकिस्तान में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ। तब तो ये पीका ऑर्डिनेंस लगा के पर्चे नहीं दिए गए, ना पर्चा हुआ नवाज शरीफ पे, ना पर्चा हुआ मरियम नवाज पे, जजेस के खिलाफ किया गया, जर्नल्स के खिलाफ किया गया, दोनों के ऊपर कोई ऐसा पर्चा नहीं हुआ पीका ऑर्डिनेंस के तहत। बल्कि आपको मैं एक और चीज़ सुनाता हूँ। नजम सेठी, हामिद मीर की तो बात ही छोड़ दें, वो तो बहुत उल्ट पटांग किस्म की बातें, पता नहीं आजकल मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो गया। और हामिद मीर की एक दावत हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और मुबैना तौर पर वहाँ बड़े लेविश खाने खिलाए गए हैं और उनको बाकायदा बुला के ऑनर दिया गया है। एक बहुत बड़ा एसेट है वो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के लिए। बहरहाल वो एसेट है और उसको जो टारगेट दिया गया है उसमें एक टारगेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, और उसने अपना काम सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने उसके क्लिप भेजे हैं, बहरहाल उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, क्योंकि मुझे तो उसने ब्लॉक किया हुआ है, भागा हुआ है, मेरे सवाल का जवाब उसके पास नहीं होता, हामिद मीर के पास। अब जो बात की है नजम सेठी ने, नजम सेठी का ये कहना है कि वक्त आ गया है कि लोगों की पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स का, यानी कुछ लोगों की पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स होंगी, इसका वक्त आ गया है। कुछ जर्नल्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, इस महीने उनकी जगह पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र होंगी और ज़रा ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा GHQ में और वहाँ नया कोर कमांडर पेशावर में यानी वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में जनरल फैज़ की मॉनिटरिंग और उनकी मदद चाहते हैं। फिर नजम सेठी साहब कह रहे हैं, यानी ये फ़ौज के इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं है तो और क्या है। फ़ौज के अंदर रैंक एंड फाइल के अंदर आप इस किस्म की जब खबरें देते हैं तो आप क्या चाह रहे हैं एक्चुअली? आप तो इदारे के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो फ़ोन कॉल्स जाती हैं ना, ये पेशावर से जाती हैं। एक तो जो मेरी वाली फ़ोन कॉल है उसका भी बड़ा वो आजकल हवा बना हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जनरल फैज़ को अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मिला और वो भी मैं तब मिला जब आर्मी चीफ से हमारी एक मुलाकात थी, वहाँ उन्होंने जनरल फैज़ से मिलवा दिया और बस हाथ मिलाया। उसके अलावा मैं इस आदमी को नहीं जानता और ना मेरी इसके साथ कोई ताल्लुकात रहे हैं। बार ये जो सहाफ़ी चलाए जा रहे हैं ये पेशावर से चलाए जा रहे हैं। किसी तरीके से बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो अपने जो साथी हैं कोर ग्रुप के 5-6 बंदे, उनकी बात ना सुने और आर्मी के रैंक एंड फाइल की बात सुने, जनरल फैज़ की बात सुने और उनके 1-2 साथी हैं उनकी बात सुने और बाहर सोशल मीडिया की आवाम की बात सुने। इसीलिए बाजवा साहब पर सोशल मीडिया पर फोकस्ड अटैक आ रही है। अब ये नजम सेठी ने क्या कहा, जो लोग जानते हैं इदारों में, जिनको आइडिया है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस तरह के अल्फाज के और ये अल्फाज क्या कह रहे हैं, इसके नताइज क्या होते हैं और कानून का कौन सा सेक्शन इसके ऊपर लगता है, सारे बेहतर तरीके से जानते हैं। नजम सेठी को कोई पीका ऑर्डिनेंस के तहत नहीं बुलवाया गया, मरियम नवाज़ को पीका ऑर्डिनेंस के तहत नहीं बुलाया गया, बाकी जितने लोग हैं उनको भी नहीं बुलवाया गया, नवाज शरीफ को नहीं बुलवाया गया, हामिद मीर को नहीं बुलवाया गया। हामिद मीर ने जर्नल्स के खिलाफ खड़े होकर क्या कुछ नहीं कहा जब प्रोग्राम बंद हो गया था, जब जियो ने निकाल दिया था कि नहीं अभी हम प्रोग्राम जो है वो नहीं चला रहे हामिद मीर का। उन्होंने बोझ उठाने से इनकार कर दिया था जो बातें बाहर आई थी। बहरहाल हामिद मीर ने इल्ज़ाम उसका फ़ौज के ऊपर लगाया था उस दौर में
और बाद में उन्होंने कहा नहीं फ़ौज नहीं, इमरान खान है। यानी पहले उन्होंने कहा जी इमरान खान नहीं है, ये और लोग हैं, फ़ौज की तरफ इशारा करता था। बाद में फिर अहमद मीर ने कहा नहीं, ये इमरान खान ही है। जब सुलह हो गई, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, माफ़ी मांग ली, पाँव में गिर गए, तो तब उसने अपना वाकिफ़ अहमद मीर ने बदल लिया था। तो अहमद मीर जो कुछ कह रहा है उसको भी कोई नोटिस नहीं जा रहा। नोटिस आ रहा है समी इब्राहिम को, और नोटिस और लोगों के लिए भी तैयार हो रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक उनको फिक्स किया जाएगा। कुछ सहाफ़ियों को फैंटी लगाने का भी इरादा है हुकूमत का, और उसके लिए जत्थे तैयार किए जा रहे हैं। और जो एक मुझे आज इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक मॉब इकट्ठा होगा, और मॉब की आड़ में कुछ लोग बीच में शामिल किए जाएंगे, और उनके ज़रिए से सहाफ़ियों के ऊपर हमला किया जाएगा और उनको मारा जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कर लिए नाम उनके, बहरहाल देखी जाएगी जो होगा। अब ये खबर आप देख लें कि पीका ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने वाले खुद उनकी FIA पहले तो एप्लीकेशन लेकर पीका ऑर्डिनेंस के लिए चली गई, बाद में हुकूमत ने कहा जी हमें पता ही नहीं था। जब मीडिया में इसके ऊपर तनकीद हुई तो ये तो इनकी हालत है, और हालत बहुत पतली है। इस हुकूमत के आने के बाद 4 बड़े अहम लोग या तो हटा दिए गए उनके ओहदों से जिन्होंने बड़ा शानदार काम किया था, या वो रेजिग्नेशन देकर चले गए हैं। इनमें FBR के जो चीफ हैं उन्होंने ऑल टाइम पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कलेक्शन किया वो बड़ी शानदार की, सब उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हटा दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं, उन्होंने एक्सीलेंट हैंडलिंग की थी कोविड के दौरान भी, और बहुत सारे मामलात में मॉडर्न इनिशिएटिव्स लिए थे, उनको भी हटा दिया। और PTV के MD उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, हालांकि वो इसको PTV को लेकर आए और ये मुनाफे में जा रहा है। अब चेयरमैन वापडा उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। इमरान खान साहब ने उनको एक्सटेंशन दी थी दोबारा काम करने के लिए। बहुत शानदार आदमी थे, उन्होंने कहा इस हुकूमत के साथ मैं काम नहीं कर सकता, वो भी छोड़कर चले गए हैं। तो लोग बहुत मायूस हैं, लोग इस हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान है, और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई माइक लेकर बाहर नहीं निकलता। आटे और यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। फ्लोर मिल्स जो हैं उन्होंने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का जो 10 किलो का थैला है उसकी परचून कीमत 650 रुपये, जबकि यानी 650 रुपये का मतलब है 1300 रुपये कर दी गई है, जबकि 20 किलो थैले की जो कीमत है वो 1300 रुपये कर दी गई है। ये 1100 का था। रमज़ान पैकेज के लिए फ्लोर मिल्स को 1400 रुपये फी मन सब्सिडी जो है वो सरकारी गंदम देकर 10 किलो आटे का थैला जो है वो कम पैसों में फ़रोख्त करवाया जा रहा था, लेकिन वो भी किसी किसी को मिल रहा था। और ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद वही जो स्टॉक की हुई चीज़ें थी उनको वापस महंगा कर दिया गया है, और सरकारी गंदम का कोटा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हुकूमत ने गंदम बंद कर दी, जिसके बाद फ्लोर मिल मालिकान को ओपन मार्केट से गंदम खरीद कर आटा तैयार करना पड़ रहा है, जो उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। लिहाजा इस वक्त 2330 रुपये तक गंदम दस्तयाब है, तो उन्होंने कहा जी हम आटा सस्ता नहीं दे सकते। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है अब तक, जिसमें दालें हैं, बेसन है, खजूर है, शरबत, चाय की पत्ती, ऑयल और दूध में इजाफा कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इन चीज़ों की कीमत में इजाफे का। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रांड के कुकिंग ऑयल और दूध की फ़ी लीटर कीमत में अब दोबारा से 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। यानी पहले वाला इजाफा अलग है, ये दोबारा इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शरबत की जो 1500 जैसे रूह अफ़ज़ा की बोतल होती है उस पर 51 रुपये तक उनको महंगा कर दिया गया है। चाय की पत्ती जो है वो 190 ग्राम की कीमत में 12 रुपये, 190 ग्राम बहुत थोड़ी सी होती है, 12 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। तो अब आप यानी 50 रुपये तक का इसका भी किलो पे इजाफा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि क्या सूरत पैदा हो चुकी है। जो गंदम की पैदावार है उस हवाले से पाकिस्तान तैयारी कर रहा था कि रूस से गंदम लेकर आएगा। इमरान खान साहब ने बंदोबस्त किया था कि 30% सस्ती गंदम आ जाएगी, हम गंदम के बहरान से निकल जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत ने वो सारा मामला रोक दिया। गंदम बहुत महंगी हो जाएगी और दस्तयाब नहीं होगी इस साल के आखिर में, जो साल आने वाला है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये एक बहरान है, इसको संभाल के रखिएगा। इस क्लिप को मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि साल के आखिर में गंदम का बहरान खुदा न खास्ता हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा, क्योंकि इस हुकूमत ने इस मामले के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। दूसरी जानिब एक खबर चली है, और ये ज़राए से चली है, और ये खबर चलाई है एक्सप्रेस न्यूज़ ने। उन्होंने कहा कि जो साबिक खातून अव्वल उनकी जो करीबी सहेली फराह खान जो करप्शन के इल्ज़ामात का सामना कर रही है और इस वक्त दुबई में मौजूद है, उसने सामना करने के लिए इल्ज़ामात का पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। आए, गिरफ्तार करो, पकड़ो, इंक्वायरी करो। अगर वो ज़मानत ले ले तो ज़मानत ले ले, अगर उसको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पता करें कि उसने वाकई करप्शन की है, अगर की है तो साबित करें और साबित करके उसको जेल में डालें। इससे बेहतर बात हो नहीं सकती।
लेकिन क्योंकि इस नाम को इमरान खान साहब को डिफेम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि वो आए और आके सामना करे, और अगर तो ऐसा है तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी मुझे आपसे आखिर में गुजारिश करनी थी कि मेरे नाम का एक टॉप ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में ट्विटर पे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी यकजहती के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन याद रखिएगा मुझे अपनी फ़ौज से कोई ख़तरा मैं महसूस नहीं कर रहा। मेरा गिला ज़रूर था, लेकिन मैं कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रहा, और मुझे नहीं लगता कि फ़ौज मुझे नुकसान पहुंचाएगी। मेरी फ़ौज है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।